वीज की हिस्ट्री में आप बाद में सुन भी सकते हैं। अच्छा, इसमें आप जो वीज है सिस्टम को लोकेट कैसे करेंगे कि कौन सा सिस्टम डिजीज्ड है, उसके लिए कार्डिनल फीचर आने चाहिए। सीबीएस के कार्डिनल फीचर क्या होते हैं? फीवर नहीं होता, एडिमा हो सकता है, और पाल्पिटेशन, आर्थोपनिया, पीएनडी पैराक्सिस्मल एक्सटर्नल डिस्निया, रात को सोता है सांस फूलता है, लेटने से सांस फूलता है, और पाल्पिटेशन होती है, सिंकपल अटैक होते हैं, और इसके अलावा पेशेंट को पीडल एडिमा हो सकता है। और ये जो हार्ट का या चेस्ट पेन, ये जो चेस्ट पेन होता है ये हार्ट का कार्डिनल फीचर है। इंजाइनल पेन और आर्थोपनिया, पीएनडी ये सीवीएस के फीचर है। इसका मतलब है पेशेंट को कौन सी डिजीज है? सीवीएस रिलेटेड। अगर रेस्पिरेटरी है तो फिर क्या क्या होगा? कफ, स्पूटम और डिस्निया, एसओबी, कफ, स्पूटम, एसओबी एंड हिमोप्टेसिस, के ब्लड आ रहा है स्पूटम के अंदर, इसको बोलते हैं हिमोप्टेसिस। ये जो फीचर है ये रेस्पिरेटरी सिस्टम के है। कोई सिस्टम एक रेस्पिरेटरी के सीरियस, बाकी रीनल में फ्लूइड ओवरलोड की वजह से भी पेशेंट को वीज आ सकती है। रीनल के क्या कार्डिनल फीचर होते हैं? एनयूरिया, यूरिया नहीं बन रही है, पोलीयूरिया, एनयूरिया, हीमाचूरिया, ब्लड आ रहा है, ठीक है, या फिर लॉयल पेन होगा, तो ये रीनल सिस्टम के फीचर है कार्डिनल। अब आपने लोकेट कर लिया है, इस पेशेंट को आर्थोपनिया नहीं है, इस पेशेंट को पीएनडी नहीं है, इस पेशेंट को इंजाइनल पेन नहीं है, इस पेशेंट को पीडल एडिमा भी नहीं है, फिर कौन सा सिस्टम बनता है? रेस्पिरेटरी। यस, इस पेशेंट को एसओबी है, इस पेशेंट को कफ है, इस पेशेंट को स्पूटम प्रोडक्शन होती है, तो कौन सा सिस्टम हो गया? रेस्पिरेटरी। अब इसी चीज को हमने रेस्पिरेटरी में कौन सी डिजीज है इस सिस्टम में एक चीज लगाते होते हैं आप हमेशा, ओडी पारा, ऑनसेट, ड्यूरेशन, प्रोग्रेशन, एग्रीवेटिंग फैक्टर, रिलीविंग फैक्टर। इसको देखिए, ऑनसेट सडन है या ग्रेजुअल है? सडन ऑनसेट किस डिजीज में होता है? अस्थमा में। और फॉरन बॉडी इनहेल हो जाए उसमें, और एनाफिलैक्टिक शॉक में, और एलवी फेलियर हो जाए उसमें भी सडन वीज होगी। सडन वीज बैठा था, अब तो सीटियों की आवाजें शुरू हो गई हैं। कौन सी डिजीज होगी? अस्थमा, एलवी फेलियर, एनाफिलैक्टिक शॉक, कोई एलर्जी, उसमें जो है सडन। ग्रेजुअल सीओपीडी, ग्रेजुअल ऑनसेट, एंड ब्रोंकिएक्टेसिस ग्रेजुअल ऑनसेट। ब्रोंकिएक्टेसिस भी पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम में। बेसिकली अगर ये सारी डिजीजेस पढ़ी होती तो फिर तो आसान होता, अब थोड़ा सा मुश्किल होगा। ड्यूरेशन ये क्या करता है? हाउ लॉन्ग, पूछना है पेशेंट को कितने अरसे से आपको ये वीज का मसला है, अचानक हुआ या आहिस्ता आहिस्ता हुआ? वो कहते हैं अचानक हुआ और मुझे 10 दिन से है, तो क्या सोचेंगे? 10 दिन। सीओपीडी सोच सकते हैं 10 दिन के अंदर? सीओपीडी बाय डेफिनेशन 2 साल से एसओबी कफ हो। अस्थमा हो सकता है और एलर्जी भी हो सकती है, एलवी फेलियर भी हो सकता है। ड्यूरेशन इसलिए पूछना बहुत जरूरी होता है। डिजीज लोकेट कर रहे हैं आप, फिर आपने पूछना है डायरनल वेरिएशन। अस्थमा में डायरनल वेरिएशन होती है। सुबह के टाइम वीज ज्यादा होती है, रात के टाइम वीज ज्यादा होती है, डे टाइम जैसे ही धूप पड़ती है पेशेंट बेटर हो जाता है, वीज बेटर हो जाती है, एसओबी बेटर हो जाती है। अस्थमा इज डायरनल वेरिएशन, अस्थमा इज एपिसोडिक। अस्थमा कांस्टेंट नहीं चलता, सीओपीडी कांस्टेंट चलती, सारा साल ही सांस का मसला रहता है। अगर पेशेंट आपको बोले कि सारा साल ही सांस का मसला रहता है, क्या होगा? सीओपीडी। अस्थमा बोले मुझे तो मैं ठीक रहती, कभी कभार एलर्जी होती है, कभी कभार डस्ट में, कभी कभार सर्दी लगने से, कभी कभार नजले जुकाम के बाद मुझे सांस का मसला होता है और साथ में सीटियों की आवाज होती है, तो ये क्या होगा? अस्थमा। अस्थमा का क्लासिकल फीचर है डायरनल वेरिएशन, एपिसोडिक, और उसके बाद कैरेक्टर इसका पॉलीफोनिक है,
मोनोफोनिक है और म्यूजिकल है, किस तरह का है। फिर एक चीज होती है फ्रीक्वेंसी, साल में कितनी दफा हुआ, ये क्या बताएगा कि साल में कितनी दफा आपको वीज होती है, ये बताएगा सिवियरिटी। अगर बार बार हो रहा है तो अस्थमा सीवियर है, अगर 6 महीने पहले हुआ तो अस्थमा माइल्ड है। इस तरह हमें सिवियरिटी का पता चलेगा अगर फ्रीक्वेंसी पूछेंगे उससे। फिर पूछना है प्रोग्रेशन, क्या 10 दिन से जो आपको शुरू हुआ वैसे जा रहा है या बढ़ गई है। वो कह सकती है मुझे अब वीज ज्यादा होती है, वो कह सकती है या कह सकता है कि वीज बेटर हो गई है या अनचेंज्ड है, जैसे थी वैसे ही है। तो प्रोग्रेशन में टेम्पोरल कोर्स होता है सिम्टम का, कि आप सिम्टम कैसी जा रही है, बढ़ गई है, वर्स हो गई है या अनचेंज है। एक और चीज होती है एग्रावेटिंग फैक्टर, ये क्या बताते हैं हमें, ये रिस्क फैक्टर बताते हैं, डिजीज के रिस्क फैक्टर। एग्रीवेटिंग फैक्टर इज द रिस्क फैक्टर ऑफ डिजीज। जैसे कि हमने पूछना है वीज में एक्सपोजर टू डस्ट, कहते हाँ डस्ट से तो मुझे ज्यादा वीज होती है। एक्सपोजर टू कोल्ड एयर ज्यादा वीज होती है। एक्सपोजर टू फ्यूम डस्ट, इसके अलावा इनसेक्ट, बीटा ब्लॉकर, वो कहता है मुझे एक्सरसाइज के बाद वीज होती है। तो ये क्या होगा, एक्सरसाइज इंड्यूस्ड अस्थमा होगा। अस्थमा के ये प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर यही एग्रीवेटिंग फैक्टर होते हैं। रिलीविंग फैक्टर, क्या किस चीज से ठीक होता है आपका वीज का मसला, किस चीज से ठीक होता है, वो कहता है मैं ब्रोंकोडायलेटर लेता हूँ, ठीक होता है, क्या है, अस्थमा। वो कहता है मैं डायूरेटिक लेता हूँ, पेशाब और गोलियां लेता हूँ, ठीक होता है, ये क्या है, एलवी फेलियर। एलवी फेलियर डायूरेटिक से ठीक होगा, ब्रोंकोडायलेटर से क्या होगा, अस्थमा ठीक होगा आपका। और इसके अलावा आपके पेशेंट के रिलीविंग फैक्टर पोजीशन चेंज से, जैसे गार्ड है, गार्ड रात को पेशेंट लेटे उसको एसओबी होती है या वीज होती है या उसको इंडाइजेशन के फीचर होते हैं, जब सीधा बैठता है बेहतर हो जाता है। तो पोस्चर से बेहतरी का भी पूछना है। फिर एसोसिएशन, जैसे ही एसोसिएशन में आएंगे आप डायग्नोसिस तक पहुंच जाएंगे, सीधे सीधे डायग्नोसिस तक पहुंच जाएंगे। उसके लिए एक फार्मूला होता है विटामिन सी डी। वी से वेस्कुलर यानी पल्मोनरी एम्बोलिज्म तो नहीं हुआ पेशेंट को, 10 दिन के अंदर पल्मोनरी एम्बोलिज्म तो नहीं हुआ पेशेंट को। वी से वेस्कुलर पल्मोनरी एम्बोलिज्म, क्या लॉन्ग ट्रैवल की हिस्ट्री तो नहीं है, दुबई से तो नहीं आया, या डीवीटी तो नहीं थी पेशेंट को, पेशेंट को सर्जरी तो नहीं हुई, पेशेंट की रिसेंट, पेशेंट की प्रेगनेंसी तो नहीं थी। ये है उसके रिस्क फैक्टर ऑफ पल्मोनरी एम्बोलिज्म। और पल्मोनरी एम्बोलिज्म से भी वीज हो सकती है। फिर है इन्फेक्शन, आई से इन्फेक्शन, निमोनिया से वीज हो सकती है, ट्यूबरकुलोसिस से वीज हो सकती है, टीबी कंटैक्ट की हिस्ट्री पूछनी है, फीवर की हिस्ट्री पूछनी है, ब्रोंकियोटेसिस हो सकती है, उससे वीज हो सकती है, लंग एब्सेस से वीज हो सकती है। इन्फेक्शन के बारे में पूछना है। टी से ट्रॉमा निमोथोरेक्स के बारे में पूछना है। ए से आपका ऑटोइम्यून डिजीजेस जितने भी वैस्कुलाइटिस वगैरह है वो भी वीज कर सकती है। एम से मेटाबॉलिक डिजीजेस और आई से इडियोपैथिक, एन से नियोप्लास्टिक। सी ए लंग वीज कर सकता है। सी ए लंग को कैसे आप पिक करेंगे, वेट लॉस, लंप एंड बम्प, कि ये लिम्फोडेनोपैथी तो नहीं है, वेट लॉस तो नहीं है पेशेंट के, और एनोरेक्सिया तो नहीं है, ये तो नहीं है पेशेंट की भूख ही चली गई हो, तो इसको बोलते हैं सी ए लंग के लिए आपने हिस्ट्री पूछनी है। सी से कंजेनाइटल डिजीजेज जो होती है जैसे सिस्टिक फाइब्रोसिस है वो वीज करती है। सिस्टिक फाइब्रोसिस क्या सिंस बर्थ तो नहीं है, ये भी क्वेश्चन पूछना है। क्या पूछेंगे, क्या ये वीज का मसला सिंस बर्थ तो नहीं है, हाँ सिंस बर्थ है, तो क्या डायग्नोसिस बनाएंगे, सिस्टिक फाइब्रोसिस। अगर सिंस बर्थ है सिस्टिक फाइब्रोसिस, अस्थमा भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद जी से ड्रग, ड्रग से बढ़ता है, किस ड्रग से, बीटा ब्लॉकर, इनसेड। ऐसी ड्रग लेता हूं तो मेरा सांस का मसला बढ़ जाता है, तो एस्पिरिन लेता हूं तो सांस का मसला बढ़ जाता है, तो ये क्या हुआ, ड्रग इंड्यूस अस्थमा हुआ, ठीक है। अब पास्ट मेडिकल हिस्ट्री पूछनी होती है हमेशा। पास्ट में क्या पूछेंगे कि आपकी कैसे रही सेहत, क्या पूछना है, टीबी तो नहीं हुई कभी पास्ट में, पास्ट में ये पूछना है, अस्थमा तो नहीं हुआ, पास्ट में ये पूछना है कि कभी आपको दिल का मसला तो नहीं हुआ, पास में पूछना है एलर्जी तो नहीं होती है आपको, स्किन एलर्जी या कोई और किस्म की, ये पास। फिर मेडिकेशन हिस्ट्री, आप इनहेलर लेते हैं, कितनी डोज में ले रहे हैं, कितनी टाइम लेते हैं,
और उससे बेहतरी आती है, उसके कोई साइड इफेक्ट तो नहीं आ रहे, ये सारा पूछना होता है आपने मेडिकेशन हिस्ट्री में। फिर इसकी होती है फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है वीज के पेशेंट में। ये सो रही है साथ वाली वीज के पेशेंट में फैमिली हिस्ट्री कैसे इंपॉर्टेंट है, क्या सब कोई वीज होती होगी ये पूछना है। सिमिलर इलनेस लाइक अस्थमा फैमिली में हो सकता है, सिस्टिक फाइब्रोसिस फैमिली में हो सकती है, ठीक है, और ट्यूबरकुलोसिस हो सकती है, तो ये फैमिली हिस्ट्री पूछना बहुत जरूरी होता है। फिर है इम्यूनाइजेशन हिस्ट्री। अस्थमा में इम्यूनाइज करते हैं पेशेंट को, हम वैक्सीनेशन लगवाते हैं, इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन हर साल लगवानी चाहिए, निमोकोकल वैक्सीनेशन करानी चाहिए, या कोविड-19 की वैक्सीनेशन करवाई हुई है या नहीं करवाई हुई, ये पेशेंट से पूछना है। जब भी रेस्पिरेटरी हिस्ट्री लेनी है, इम्यूनाइजेशन हिस्ट्री पूछनी है और ऑक्यूपेशन हिस्ट्री पूछनी है। ऑक्यूपेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन रेस्पिरेटरी हिस्ट्री। काफी सारे लोगों को जब फैक्ट्री में काम करने जाते हैं हमारे पास आते हैं सांस फूला हुआ है, वीज है, तो ऑक्यूपेशन की हिस्ट्री नेक्स्ट जो है ऑक्यूपेशन जैसे वुड वर्कर, ये जो कारपेंटर होते हैं सारा दिन वो काम करते हैं, उनकी डस्ट जाती है। जैसे फिर कोई और जो फार्मर है वो खेतों में काम करते हैं, डस्ट में काम करते हैं, उनको भी ये अस्थमा हो सकता है। तो ऑक्यूपेशन पूछना, या लेबोरेटरी वर्कर है कोई उसको कुछ हो सकता है, तो ये ऑक्यूपेशन लाजमी। फिर है सोशियो इकोनॉमिक हिस्ट्री। सोशियो इकोनॉमिक हिस्ट्री में क्या पूछना चाहिए, स्मोकिंग। स्मोकिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन रेस्पिरेटरी हिस्ट्री। कौन सी डिजीज इनमें से स्मोकिंग के साथ होती है, COPD। स्मोकिंग के बगैर हो ही नहीं सकती। जो स्मोकर होगा उसमें कौन सी डिजीज होगी, COPD। अस्थमैटिक को भी वर्स कर सकती है, लेकिन COPD में स्मोकिंग की हिस्ट्री। फिर रिक्रिएशनल ड्रग्स, ये जो लेते हैं लोग, लड़के खास तौर पे यंग लड़के, जैसे कोकेन हुई, रिक्रिएशनल ड्रग, ये ब्रोंकोस्पैज्म करती है कोकेन, और वो फौरन ही उनको वीज शुरू हो जाती है और एनाफिलैक्सिस शुरू होती है, और इस तरह के उसके साथ कोकेन के साथ भी हो सकते हैं मसले। ये है आपकी सोशल इकोनॉमिक हिस्ट्री। अब इसके अलावा आखिर पे आपने फंक्शनल हिस्ट्री पूछनी है। क्या अस्थमा की वजह से या इस डिजीज की वजह से अब पेशेंट का फंक्शनल स्टेटस कैसा है। पेशेंट बिल्कुल फिट है, पेशेंट चल भी नहीं सकता, बेड रिडन है, पेशेंट वॉशरूम तक जा सकता है या नहीं जा सकता, और पेशेंट की जो अब स्कूल जाना शुरू कर दिया है या नहीं, या अपने वर्क से जिसने छुट्टी ली हुई थी उसने वो उस पे जा रहा है या अभी तक छुट्टी पे है, ये फंक्शनल स्टेटस जरूरी है। और स्पायरोमीट्री उसने करवाई, या फिर एक पीक एक्सपिरेटरी फ्लो मीटर होता है, क्या वो उससे रीडिंग डेली चेक करता है पेशेंट खुद। अगर रीडिंग इंप्रूव हो गई है तो क्या पेशेंट को जो है उसका फंक्शनल स्टेटस बेटर हो गया, ये भी पूछना होता है, ये भी सिवियरिटी में आता है। बस अब जब भी आपने वीजिंग की हिस्ट्री पूछनी है, आपके माइंड में ये DD होनी चाहिए। अस्थमा में वीजिंग होती है, COPD में वीजिंग होती है, LV फेलियर में वीजिंग होती है, ब्रोंकिएक्टेसिस में वीज है, और गार्ड में वीज होती है, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, वोकल कॉर्ड पैरालिसिस में वीज होती है, फॉरेन बॉडी में होती है, और एनाफिलैक्सिस कोई रिएक्शन हो जाए तब भी वीज होती है। बेसिकली ये जो सारी हिस्ट्री मैंने ली इन डिजीजेस को रूल आउट करने के लिए। जो अब हमारा पेशेंट जिसको मैं सिमुलेट कर रहा था वो किस चीज का हुआ, वो स्मोकर नहीं है, उसको जो है वो कोल्ड एक्सपोजर से उसको SOB या भी ज्यादा हो जाती है, तो वो किस चीज का हुआ, यंग पेशेंट है, एस्थमा। तो ये हिस्ट्री अब आप लोगों ने लेनी है सबने।